हेलो डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने जाएंगे कक्षा 9 का एक प्यारा सा, एक छोटा सा, एक अच्छा सा टॉपिक वृत्त। प्यारे बच्चों, आपके दैनिक जीवन में वृत्ताकार वस्तुओं से या वृत्ताकार चीजों से आपका कुछ संपर्क हुआ होगा। वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में कई ऐसी वस्तुएं हैं जैसे चूड़ियां या कुछ रुपयों के सिक्के, 1 रुपया, 2 रुपया, 5, 10 इत्यादि, या हमारी शर्ट के बटन, या गिलास का ऊपरी भाग, या कुछ और भी हो सकते हैं जो कि हमें वृत्तों का स्मरण दिलाता है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, वास्तव में वृत्त एक समतल ज्यामितीय आकृति है जिसकी कुछ विशेषताएं होती है, जिसमें कुछ आधारभूत परिभाषाएं होती हैं। तो आए हम वृत्त में कुछ विशेष बातें या वृत्त किसे कहते हैं इसे हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वृत्त हमने देखा है कि वृत्त किसे कहें। ये तो आपको पता है कि वृत्त का कार्य वस्तुएं इस प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक्टिविटीज करेंगे कि माना ये एक स्थिर बिंदु है, ये कोई एक स्थिर बिंदु है और यहां से हम बराबर दूरी पर, माना यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, फिर इसी प्रकार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इस स्थिर बिंदु से दूसरा बिंदु भी है, फिर यही बिंदु इतनी दूरी पर एक और, फिर 2 सेंटीमीटर पर ई बिंदु, फिर 2 सेंटीमीटर पर एफ बिंदु, फिर 2 सेंटीमीटर पे जी बिंदु, फिर 2 सेंटीमीटर पे एच बिंदु, फिर इसी 2 सेंटीमीटर समान दूरी पे आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, एम, एन, इतनी 2 सेंटीमीटर एन, ओ, फिर 2 सेंटीमीटर पी, फिर 2 सेंटीमीटर पे क्यू बिंदु। ये सारे बिंदु 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है बच्चों। अब यदि इन बिंदुओं का हम बिंदु पथ देखें, बिंदु पथ का मतलब ऐसा पथ जिस पर यह बिंदु चल रहा हो। अगर ये बिंदु इस प्रकार से चलकर बराबर दूरी पर स्थित बिंदु ऐसे चलकर इस प्रकार से, तो इन बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वह बिंदु पथ क्या कहलाएगा? एक वृत्त कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? आप भी इसे घर में एक्टिविटीज में कर सकते हैं कि आप अपने प्लेन पेज पे कोई एक बिंदु बनाइए और अपनी स्केल की मदद से बराबर, यहां से बराबर दूरियों पर बहुत सारे बिंदुओं को आप बराबर दूरी पर लगाएंगे और उनको जब आपस में बिंदु पथ बनाएंगे उनका, तो आपको एक वृत्त क्या होगा? बराबर। क्लियर है बच्चों? तो कुल मिला के कहने का आशय है कि किसी स्थिर बिंदु से सॉरी, इसे आर कह लेंगे। किसी स्थिर बिंदु से समान दूरियों पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ एक वृत्त कहलाता है। क्लियर है बच्चों? समझ में आया कि किसी स्थिर बिंदु से, ये हमारा स्थिर बिंदु था, और इस समान दूरी पर 2-2 सेंटीमीटर हमने अभी यहां पर माना, तो 2-2 सेंटीमीटर पे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन आर पी और क्यू बिंदु थे, और इन बिंदुओं का जब हमने बिंदु पथ देखा तो वह क्या है? एक वृत्त है। तो वृत्त की परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? समझ गए सर? वेरी गुड।
तो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। क्लियर है? आई होप आप इस एक्टिविटी से आप जान पाए होंगे कि वृत्त इस टाइप का है। ओके, वृत्त कैसी आकृति होती है? वृत्त एक समतल आकृति होती है। गोला, गोला डिफरेंट चीज है। जिस प्रकार से आपका वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट की गेंद है, ये गोलों के उदाहरण होंगे। अब है वृत्त से संबंधित कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष परिभाषाएं। तो आओ बच्चों एक एक करके इन परिभाषाओं को हम क्लियर करें कि वृत्त से संबंधित कुछ विशेष बातें। वृत्त का केंद्र, तो देखो जो ये स्थिर बिंदु है, जो ये क्या है बच्चों? स्थिर बिंदु है। ये हमारा स्थिर बिंदु। क्लियर है? तो यह स्थिर बिंदु ही वृत्त का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। इसे ही हम वृत्त का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे आप किसी कंपास से यदि वृत्त को ड्रॉ कर रहे होंगे तो जहां पर कंपास की नीडल आपने स्थिर की है तो वह स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो केंद्र की अगर कोई आपसे केंद्र किससे कहते हैं तो आपका जवाब होगा कि वृत्त में जो स्थिर बिंदु होता है, वृत्त में जो स्थिर बिंदु होता है उसे हम वृत्त का केंद्र। जनरली बच्चों वृत्त के केंद्र को O से या कभी कभार C से भी क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो वृत्त इसे O से क्या करते हैं? जनरली व्यक्त। कहीं कहीं C से व्यक्त करते। तो क्लियर हो गया वृत्त का केंद्र। इससे अलग चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो स्थिर बिंदु है उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगी वृत्त की त्रिज्या। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है बच्चों? तो ये हमारा क्या है? इसका केंद्र। ये हमारा हो गया केंद्र। क्लियर है? अब इस केंद्र से इस वृत्त पर अगर कोई बिंदु A है, कोई बिंदु क्या है? वृत्त पर A है, तो केंद्र से अगर इस बिंदु को हम क्या करें? मिलाएं, तो यह वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक हो गया बच्चों? यह वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो हम कहेंगे केंद्र से परिधि की दूरी को, परिधि भी क्लियर होगा, परिधि की दूरी को या परिधि को, केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है बच्चों? वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। क्लियर है? केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। इसे जनरली इसको कैपिटल R या स्मॉल r से क्या करते हैं? व्यक्त। क्लियर है? व्यक्त करते। अब इसमें दो बातें जरा समझने योग्य हैं। सबसे पहले तो बच्चों एक ही वृत्त, माना ये कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र है, और इस वृत्त में अगर हम परिधि को इस रेखाखंड से मिलाया परिधि तक, तो ये इसकी क्या होगी? त्रिज्या। और यदि इस केंद्र से और हमने परिधि के दूसरे बिंदु B को मिलाया तो ये भी वृत्त क्या है? त्रिज्या। यदि यहां से हमने तीसरे बिंदु C को मिलाया तो ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो
एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं, चाहे इसमें हम असंख्य त्रिज्याएं खींच लें, हमने ओ ए खींचा, ओबी, ओसी या अन्य भी हम और भी खींच सकते हैं, तो एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, ये नोट करने आपने कि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती है। या सर्वांग समवृत्तों की, अब सर्वांग समवृत्त, सर्वांग समवृत्त का मतलब एक वृत्त ये है और इसी के बराबर एक वृत्त ये है, और इसी के बराबर एक अन्य वृत्त ये है। ठीक है बच्चों, हमारे पास दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और इसी के बराबर एक वृत्त ये है। दोनों का केंद्र एक केंद्र O1 और इसका O2। ठीक हो गया। अब देखो सर्वांग समवृत्त का एक फील में दिलाता हूं। जैसे माताएं चूड़ी पहनती हैं, बहनें पहनती हैं, तो उन चूड़ियों का जो साइज होता है वो एक जैसा होता है। या आपने देखा होगा कि 10 रुपए की जो दो सिक्के हैं या दो से ज्यादा सिक्के हैं, वो साइज में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब पूर्णतः बराबर वृत्त। ठीक है, क्लियर है कि जो बराबर वृत्त है, सर्वांग समवृत्त का मतलब बराबर वृत्त। ठीक हो गया। तो सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं, अगर इसकी त्रिज्या O1A है और इसकी त्रिज्या O2B है, तो क्या ये त्रिज्याएं बराबर होंगी? बिल्कुल बराबर होंगी। अगर इस वृत्त को उठाकर इस वृत्त के ऊपर रखेंगे तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बराबर रूप से क्या करेंगे, घेर लेंगे। तो इसका मतलब है कि इस वृत्त की त्रिज्या यदि r है और इसकी त्रिज्या b कितनी होगी, r होगी। या इस वृत्त की त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त की त्रिज्या भी कितनी होगी बच्चों, 2 ही सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहां पर हम ये नोट करने वाली बात है कि क्या होता है कि एक ही वृत्त की या सर्वांग समवृत्तों की, सर्वांग सम वृत्तों की सभी त्रिज्याएं क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। क्लियर हो गया बच्चों। एक ही वृत्त की या सर्वांग समवृत्तों की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई एक वृत्त में चाहे जितनी भी त्रिज्याएं हैं उन सब की लंबाई क्या होती है, उन सब की माप क्या होती है, बराबर होती है। या दो बराबर या दो से ज्यादा तीन बराबर वृत्त है तो उन दो या तीन सभी वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो दो चीजें हमने क्लियर की, वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या। अब इसके बाद तीसरी बात वृत्त में आती है परिधि। तो प्यारे बच्चों, वृत्त में जो बिंदु पथ है, जिस पर कोई बिंदु क्या कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है, लगातार चल रहा है। ये बिंदु जैसे जब हम कंपास को क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो एक बिंदु यहाँ पर है तो फिर जो बिंदु ड्रॉ करता है कंपास, इस प्रकार से बिंदु मूव करते करते पूरा एक राउंड जब पूरा होगा तो एक वृत्त क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो ए बिंदु मूव कर रहा है, अब इस ए बिंदु की पोजीशन बी पर है, सी पर है, डी पर है, ई पर है, एम एन आर पी क्यू पर है। तो ये हमारा जिस पथ का पर ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इस पथ को हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। इस पथ को क्या करते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। ठीक हो गया। तो बिंदु द्वारा, किसी गतिमान बिंदु के द्वारा, जो कि स्थिर बिंदु समान दूरी पर रहता है, उसके द्वारा जो तय किया गया जो पथ है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। वृत्त की क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम अगर संक्षेप में लिखें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, संक्षेप में हमने लिख दिया कि बिंदुओं का जो बिंदु था, आपको फील आ गया होगा कि ये बिंदु इस प्रकार से मूव कर रहा था और मूव करते करते एक चक्कर इसने पूरा करा। तो ये जो गोलाई जो इसने
अर्जित की है, इसे ही हम क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि कहेंगे। अब देखो थोड़ा इसमें दो तीन बातें जरा स्पष्ट करेंगे। ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है बच्चों। अब ये वृत्त है और ये इसका क्या है बच्चों, स्थित बिंदु केंद्र है। तो आप जान ही रहे होंगे बच्चों कि जो ये जो पथ है इस वृत्त की क्या कहलाती है, बाउंड्री भी कहलाती है। इस वृत्त की क्या है, बाउंड्री है। अब कोई बिंदु यहां पर है, ये ए है, एक बिंदु यहां पर है, ये बी है, और एक बिंदु यहां पर है, पी है। ये तीन बिंदुओं की क्या है, भिन्न भिन्न पोजीशंस है। अब इनकी पोजीशंस में हम देखेंगे कि यदि हम कहेंगे कि ए कहां है, तो ये वृत्त ये जो बिंदु ए है इस बाउंड्री से बाहर है, इसको हम कहेंगे कि ये इसके क्या है, बहिर्भाग में, मतलब एक्सटीरियर भाग में, इसको हम कहेंगे बहिर्भाग। बहिर्भाग, बहिर्भाग का मतलब होता है बच्चों एक्सटीरियर, ठीक हो गया। और यदि आपसे कहेंगे कि ये जो बी बिंदु है कहां है, तो आप कहेंगे कि ये वृत्त के अंदर है, बाउंड्री के अंदर है, तो ये है अभ्यंतर, हिंदी में से कहते हैं अभ्यंतर, ठीक हो गया, इंटीरियर पार्ट, ठीक हो गया। कोई कहेगा केंद्र कहां होता है, केंद्र क्या होता है, इंटीरियर भाग में होता है। और ये जो पी बिंदु है ये वृत्त की बाउंड्री पर है, परिधि पर है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं वृत्त की परिधि पर है या वृत्त की बाउंड्री पर है, तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि यह बिंदु क्या है, वृत्त पर है, वृत्त पर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। ये हो गया हमारा बहिर्भाग, और इस रीजन को हम कहेंगे अभ्यंतर, और ये हो गया वृत्त, ठीक हो गया। तो ये था वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि वह पथ जिसका बिंदु क्या करता है, कोई बिंदु जिस पर चलता हुआ अनुसरण करता है, वह पथ क्या होता है, वृत्त का परिधि होती है। क्लियर हो गया। तो यहां पर हमने तीन बातें अभी स्पष्ट करी, वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि। अब चौथी बात में हम आते हैं बच्चों कि चौथा जो होता है उसे हम कहेंगे, इसे थोड़ा समझने की हम लोग अच्छी से कोशिश करेंगे। जीवा, इसको कॉर्ड कहते हैं, CHOR। ठीक है बच्चों। तो जीवा, जीवा को समझने के लिए बच्चों देखिए हम एक वृत्त ड्रॉ करेंगे यहां पर। ये हमारा कोई एक वृत्त है, ठीक है, और ये इस वृत्त का क्या है बच्चों, ठीक। अब इसकी जो ये परिधि है, इस परिधि पर हम अगर दो बिंदु लें, एक बिंदु ये है और एक बिंदु, चलो यहाँ पे कहीं भी ले सकते हैं आप, दो बिंदु अगर हमने लिए, और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, हमने इसको इस प्रकार से मिलाया, तो जो ये रेखाखंड है इससे हम वृत्त की क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। समझ गए बच्चों, समझ गए। ये रेखाखंड क्या कहलाता है, वृत्त की जीवा कहलाता है। आप परिधि के किसी भी दो भागों को मिलाएंगे, अगर हम ऐसे भी मिलाएं तो ये होगा PQ, तो ये भी क्या है, वृत्त की जीवा। सही हो गया। तो कुल मिला के इसको अगर हम कहें कि जीवा किससे कहते हैं, तो जीवा वृत्त पर स्थित, ऐसे भी कह सकते हैं वृत्त पर स्थित या वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो हम लिखेंगे, ठीक, बहुत सुंदर, कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है या जीवा कहलाता है। ठीक हो गया। चलो चलो इसे पोज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिए बच्चों। चलो वेरी गुड। चलो मिटा दिया जाए, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने वृत्त में वृत्त की परिभाषा, वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि और जीवाओं को समझा। अब इसी संदर्भ में थोड़ा और समझने की हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा एक क्या है बच्चों, वृत्त है और एक केंद्र। यदि हमने कोई जीवा यहां बनाई है, एक जीवा थोड़ा यहां पर बनाया है,
सी डी, एक जीवा यहां पर है पी क्यू, एक जीवा यहां पर है आर एस, एक जीवा यहां पर है, एक जीवा यहां पर है एम एन, ठीक है। फिर एक जीवा यहां पर है एस टी एल, एक जीवा यहां पर है एक्स वाई, क्लियर है ये। तो चलो जरा इसका हम क्या करेंगे बच्चों, अवलोकन करेंगे, इसको हम देखेंगे, सभी बच्चे देखेंगे। तो सबसे पहले ये बताए कि इनमें से सबसे छोटी जीवा कौन सी। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, ठीक है, देख लिया, बहुत बढ़िया। सबसे छोटी जीवा हमारी क्या है, ए बी। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, केंद्र की और केंद्र से दूरी कम हो रही है, यहां से केंद्र है वृत्त का, यहां पर वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र से ये जीवा सबसे ज्यादा दूर है और ये थोड़ा कम दूरी पर है, तो इसकी लंबाई क्या है, थोड़ा ज्यादा है। जैसे जैसे हम और केंद्र के नजदीक जा रहे हैं तो जीवाएं क्या हो रही है, ज्यादा लंबाई की हो रही है, ठीक हो बच्चों। ये जो आर एस जीवा है, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर ये आर एस जीवा क्या है, लंबी है। फिर और हम केंद्र के नजदीक है, यहाँ पर हम केंद्र पर ही पहुंच गए। यहाँ पर जो ये एम एन जीवा है, ये एम एन जीवा है, ये जीवा कहां से गुजर रही है, केंद्र से ही गुजर रही है। और ये जीवा क्या है बच्चों, सब में से सबसे बड़ी लंबाई की है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम केंद्र से दूर जाते हैं, अब देखो केंद्र से दूर जा रहे हैं, तो अब फिर जीवा की लंबाई क्या होने लगी, कम होने लगी, टीएल की। फिर टीएल के बाद एक्स वाई और क्या हो गया, छोटा हो गया, क्लियर है। तो इस गतिविधि से आपने देखा होगा कि जैसे जैसे जीवा केंद्र से दूर स्थित जो जीवा है वो क्या होती है, छोटी होती है। दूर की जीवा, केंद्र से दूर की जीवा क्या होती है, छोटी होती है, और केंद्र के नजदीक की जीवा क्या होती है, बड़ी। ये दो बातें क्लियर होगी। केंद्र से दूर वाली जीवा क्या होती है बच्चों, छोटी होती है, और केंद्र के नजदीक वाली जीवा क्या होती है, बड़ी होती है। लेकिन इन सभी बातों में एक बात यह भी है कि जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है, जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है, वह जीवा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। अब इस जीवा का एक विशेष नाम है, ठीक है, चलो अपने से बोलो, सुना होगा, वेरी गुड। तो इस जीवा का विशेष नाम, इस जीवा को हम क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं, क्लियर हो गया। तो व्यास की आप परिभाषा समझ गए होंगे बच्चों। तो व्यास की परिभाषा लिखने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा एक नोट लिखूंगा, जो आपने पिछला नोट किया उसमें, इसे भी आप नोट करेंगे। ठीक हो गया, केंद्र से दूर स्थित जीवाएं छोटी और केंद्र से नजदीक जीवाएं क्या होती हैं, केंद्र से नजदीक बड़ी होती है। तो इसी संदर्भ में अब हम व्यास को परिभाषित करेंगे। तो वृत्त का व्यास, पांचवा टर्म व्यास। अब देखो बच्चों, अभी आपने क्लियर है, जो मैंने यहाँ पर रेड लाइन से शो किया है कि जो ये एम एन जीवा है सबसे बड़ी है और इसी का नाम क्या है, व्यास है। तो हम कहेंगे वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है और जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है, ठीक हो गया, वो वृत्त का व्यास कहलाता है। या केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। को क्या कहते हैं बच्चों, व्यास। क्लियर हो गया, कहते हैं यह जीवा सबसे ज्यादा लंबी होती है। अब थोड़ा इस बात को हम और अच्छे से समझेंगे। ये हमारा कोई वृत्त है और ये इसका क्या है बच्चों, और हमने एक ऐसी जीवा खींची जो इसके कहां से गुजर रही है, केंद्र से होकर गुजर रही है, और इसका नाम हमने लिख दिया है पी क्यू।
करेक्ट है बच्चों। अब पिछले तथ्यों के आधार पर जो आपने अभी सीखा थोड़ा अपने से बताएंगे कि प्यारे बच्चों इस केंद्र से और इस परिधि यहां तक की को जोड़ने वाला रेखाखंड को क्या कहते हैं, प्लीज बताइए अपने आप से। वेरी गुड, इसे क्या कहते हैं बच्चों, वृत्त की त्रिज्या। ओके, कहां से कहां तक, ओ से और पी तक, केंद्र से और एक तरफ की परिधि की डिस्टेंस को। इसी प्रकार आप दूसरी तरफ भी देख रहे होंगे कि ये जो व्यास है केंद्र से और दूसरी तरफ की परिधि को भी मिला रहा है, तो ये भी क्या है, वृत्त की, वेरी गुड, ये भी क्या है बच्चों, त्रिज्या है। तो आप किस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो व्यास है उसमें कितनी त्रिज्याएं होती है, बहुत सुंदर, उसमें कितनी त्रिज्याएं होती है बच्चों, उसमें 2 त्रिज्याएं होती है, अर्थात उस त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। और अगर ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या इधर है और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या इधर है, तो 2 और 2 कुल टोटल व्यास की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है, ठीक हो गया। तो यहां पर एक विशेष बात ये हुआ कि जो व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है बच्चों, डबल होता है। तो हम यहां पर लिखते हैं व्यास बराबर 2 गुणा गए त्रिज्या, त्रिज्या मीन्स आर, व्यास मीन्स डी। ठीक हो गया, एक बात समझ में आ गई, पक्का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बच्चों, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात है बच्चों, यदि हम त्रिज्या निकालें और कोई आपको कहेगा भाई इसका व्यास है 12 सेंटीमीटर, यहां से और यहां तक 12 सेंटीमीटर है, तो अब इसकी त्रिज्या बताइए, तो क्या होगा बच्चों, 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर के हम बराबर 2 क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। 2 बराबर भाग करने का मतलब उसका क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। तो 12 सेंटीमीटर का आधा कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि त्रिज्या जो है व्यास का क्या होता है बच्चों, त्रिज्या व्यास का क्या होता है, आधा होता है। क्लियर हो गया, समझ गया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। त्रिज्या क्या होता है बच्चों, व्यास का आधा होता है। तो ये 2 बातें आपके समझ में, मैं समझता हूं कि भली बातें आ गई होगी। ठीक हो गया, इनका उपयोग हम बाद में करेंगे। तो क्लियर हो गया, व्यास क्लियर हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, बहुत सुंदर। अब प्यारे बच्चों व्यास के बाद देखो एक चीज हम और आपको क्लियर करेंगे कि आपने कभी कभार देखा होगा बच्चों कि कभी घर में माता बहनों की क्या हो जाती है, चूड़ियां टूट जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि इस टाइप का कोई टुकड़ा ऐसा बना हुआ है, क्लियर है कि एक टुकड़ा जैसे ऐसा बना हुआ है, या कभी कोई टुकड़ा छोटा सा है या कोई खूब बड़ा सा है ना, इस टाइप का। ठीक हो बच्चों, तो इसे क्या कहते हैं, है ना, ठीक हो गया, इसे भी हम समझेंगे। और वो है छठवां, और उसे कहेंगे हम चाप, आर्क। चाप किसी भी वृत्त का क्या होता है, एक छोटा सा भाग होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है। वृत्त की परिधि का क्या होता है, एक छोटा सा भाग होता है, और उस भाग को हम क्या बोलते हैं, वृत्त का चाप कहते हैं। ठीक हो बच्चों, अब देखो भाई कोई वृत्त है, ये वृत्त का क्या हो गया बच्चों, केंद्र हो गया। अब मैंने बोला कि यहां से हम क्या कर देंगे, इस वृत्त को यहां से और यहां तक, ये देखो जिसको मैं थोड़ा रेड कलर से हाईलाइट करूंगा, ये ए भी है ना, तो ये जो है यहां से यहां तक, तो आप इसको अलग सेपरेट करेंगे तो इस टाइप का आपको दिखेगा, क्लियर है, ऐसा। और जो अन्य ऊपर का भाग छूट गया वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, मैंने थोड़ा छोटे में बना दिया, ऐसा दिखेगा। ठीक हो गया, नीचे का भाग आपको ऐसा दिखेगा और ऊपर का भाग ऐसा दिखेगा। क्लियर है बच्चों, तो ये तो
भाग अगर हम वृत्त को इस टाइप के कर लें तो ये दो भाग क्या है वृत्त के, चाप है। ठीक हो गया। जो ये छोटा सा दिखने वाला भाग है इसको हम बोलेंगे लघु चाप। क्या बोलेंगे बच्चों, लघु चाप, माइनर आर्क, लघु चाप। और जो ये बड़ा सा भाग है इसे हम कहेंगे दीर्घ चाप। क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप, मेजर, मेजर आर्क। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये है हमारा ऊपर वाला भाग मेजर, मेजर आर्क, और ये है माइनर, ये हमारा माइनर आर्क, माइनर। सही हो गया। अब देखो बच्चों, अब थोड़ा देखिए चाप किसे कहेंगे, सबसे पहले हमें लिख लेंगे। ठीक हो गया बच्चों। अब बड़े चाप को मेजर आर्क और छोटे चाप को क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं। तो जो बड़ा भाग है, बड़ा भाग, बड़ा भाग उसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। अब बच्चों दीर्घ चाप को, अब देखो इस चाप का नाम तो ए भी हो जाएगा, लघु चाप को तो डायरेक्ट ए भी लिखेंगे, लेकिन दीर्घ चाप को लिखने के लिए हमें यहाँ पर एक तीसरा बिंदु क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पी लिया, जैसे यहां से आप इस दीर्घ चाप को हम बोलेंगे तो ए भी बोलेंगे तो वो तो लघु चाप, हम ए भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़ रहे, लघु चाप पढ़ रहे हैं। लेकिन दीर्घ चाप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक बिंदु ले लेंगे, यहाँ पर पी ले लिया जैसे, तो दीर्घ चाप हो जाएगा हमारा ए पी बी, हो जाएगा ए पी बी। और चाप को दर्शाने के लिए हम इसके ऊपर से इस टाइप का कर देते हैं। ठीक हो गया। अब जो छोटा भाग है, जो छोटा भाग है, छोटा वाला भाग क्या कहलाता है बच्चों, लघु चाप। क्या कहलाएगा, लघु चाप। ठीक हो गया। इसे हम माइनर आर्क बोलते हैं, और इसका नाम हम सीधे सीधे जो दो बिंदु चाप पर हैं, किसी भी वृत्त की परिधि पर हैं, उनके बीच जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका माइनर आर्क हो जाएगा। ठीक हो गया, चाप क्लियर हो गया बच्चों, पक्का, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर। तो चाप किसी भी वृत्त की परिधि का क्या होता है, भाग होता है। छोटा भाग होगा तो माइनर आर्क हो जाएगा, और बड़ा भाग होगा तो मेजर आर्क होगा, दीर्घ चाप। क्लियर है, आगे बढ़े, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, अब थोड़ा वृत्तखंड को हम समझेंगे कि वृत्तखंड क्या है। इसके लिए देखो बच्चों, हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, इसका केंद्र है। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहां से ए से और बी तक लूं, तो अगर ए बी को मिला दो, मिलाने वाला अगर रेखाखंड खींचो, इसका नाम क्या है, अभी पढ़ा हमने, बताओ अपने से। वेरी गुड, बहुत सुंदर, शाबाश। इसका नाम है बच्चों क्या, जीवा। इसका नाम क्या है, जीवा। ठीक हो गया। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या है बच्चों, जीवा है। अब ये एक जीवा है, इस जीवा से ये वृत्त दो भागों में क्या हो गया बच्चों, विभाजित हो गया। अगर इसको हम वापस देखें तो ये हमें ऐसा दिखेगा, ये देखो, इसको हम ऐसा देखें तो ये इसके दो टुकड़े हो गए हैं। एक टुकड़ा तो देखो बच्चों ऊपर वाला, ऐसा, थोड़ा अच्छे से नहीं बन रहा, ऐसा हो गया बच्चों, ऐसा। ठीक हो गया। और इसको यहां से हमने दूसरे टुकड़े को काटकर नीचे थोड़ा खिसका लिया, दूसरा टुकड़ा हमें ऐसा, सही, सही है, वेरी गुड, हमें ऐसा, ठीक है। इसके दो टुकड़े हो गए हैं, इसको हम समझने के लिए ऐसा बना दिया है, ठीक। तो ये हमें ऐसा दिखेगा, यहाँ पर इसका सेंटर। अब देखो बच्चों, लघु चाप के लिए चाप का नाम हो गया ए बी, चाप का नाम क्या हो गया, ए बी चाप। और
एक जीवा ए बी, उसी जीवा के द्वारा ये जो घिरा हुआ भाग है, ये जो भाग है, ये जो आपको इस टुकड़ा दिख रहा है, यही टुकड़ा क्या है आपका वृत्तखंड है। ठीक हो गया। अब देखो दूसरा चाप क्या है हमारा, यहां से लेकर और यहां तक बड़े चाप के लिए तो हमें एक पॉइंट भी और इंट्रोड्यूस करना होगा, तो हमने यहाँ पी ले लिया। तो ये चाप हो गया हमारा एपीबी, बड़ा चाप हो गया एपीबी। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है बच्चों, और यहां पर हमारी जीवा होगी एबी, और इसके द्वारा जो घिरा हुआ भाग है वो घिरा हुआ भाग हमारा ये है। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार की जो आकृति है जिसमें एक चाप और एक जीवा के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वृत्तखंड कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। अब इस वृत्तखंड में भी आप देख रहे होंगे एक भाग छोटा है और एक भाग क्या है, बड़ा है। तो जो छोटा वाला है उसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, करेक्ट। और जो बड़ा भाग है उसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड। अब दीर्घ का मतलब मेजर, दीर्घ का मतलब हो गया मेजर, और वृत्तखंड मतलब सेगमेंट। ठीक हो गया, ये हो गया माइनर और सेगमेंट। क्लियर, पक्का, ठीक हो गया। तो चलो इसको अब शब्दों में हम परिभाषित करें कि वृत्तखंड किसे कहते हैं। तो वृत्तखंड हम कहेंगे कि किसी वृत्त में एक जीवा और चाप के द्वारा घिरे हुए भाग को वृत्तखंड कहते हैं। ठीक हो गया, तो यहां हम लिख देंगे वृत्त की जीवा तथा चाप द्वारा घिरे हुए भाग को वृत्तखंड कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब हम लास्ट वाला टर्म पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, त्रिज्याखंड। क्या पढ़ेंगे बच्चों, त्रिज्याखंड। अब देखो बच्चों, वही हमने एक वृत्त को ड्रॉ करा, ये हमारा एक क्या है बच्चों, वृत्त है। क्लियर है, और ये वृत्त का क्या है बच्चों, केंद्र। ठीक हो गया। अगर हम केंद्र से और परिधि के किसी एक बिंदु को मिलाएंगे, इसे क्या कहेंगे बच्चों, वेरी गुड, इसे क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वृत्त की त्रिज्या। ठीक हो गया। और इसे केंद्र से हमने वृत्त के फिर किसी परिधि दूसरी जगहों पर कोई बिंदु बी को मिलाया, तो यह वृत्त की क्या है, त्रिज्या। ठीक हो गया। अब इसमें तीसरी चीज जो यहाँ ए से और बी तक है, ये वृत्त का क्या है बच्चों, ये वृत्त का क्या है, ए से बी तक इस टाइप का, तो ये वृत्त का क्या है बच्चों, चाप। क्या है, चाप। क्लियर हो गया। तो यहां पर देखो ओ से ए तक त्रिज्या है, ओ से बी तक क्या है, त्रिज्या है, और एक चाप के द्वारा जो ये भाग गिर रहा है, और अगर इसको हम अलग कर दें, सेपरेट कर दें काट के, तो चित्र कुछ इस टाइप दिखाई देगा आपको। हाँ, कुछ अच्छा हुआ। तो ऊपर वाला भाग तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक हो गया। अब इसको काट के कुछ थोड़ा सा क्या कर देंगे, नीचे खींच लेंगे, तो ये वाला भाग हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा क्लियर है, क्लियर है बच्चों, पक्का। तो यह जो वृत्त था जिस पर हमने दो त्रिज्याएं और एक चाप को लिया, उसको हमने इस प्रकार से सेपरेट किया। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये जो त्रिज्या और ये क्या है बच्चों, चाप, दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा ये भाग घिरा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं त्रिज्याखंड। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिज्याखंड बोलते हैं। पक्का समझ गई। अब यहां पर भी ये त्रिज्या है, देखो ऊपर वाले बड़े भाग, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ठीक हो गया। और ये कैसा चाप है बच्चों, बड़ा। कैसा चाप है, बड़ा वाला चाप। और बड़े वाले चाप के लिए हम किसी और बिंदु को क्या करेंगे, यहाँ पर एक इसकी परिधि पर इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये ए पी बी चाप है।
क्या है ये, एपीबी चाप है। तो त्रिज्याएं तो सेम है, त्रिज्याएं तो एक ही वृत्त के बराबर रहेंगी, लेकिन चाप क्या है, बड़ा है, दीर्घ त्रिज्याखंड, और ये वाला लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड। क्लियर हो गया। दीर्घ को हम लिखेंगे मेजर, सेक्टर, और इसको कहेंगे माइनर, माइनर सेक्टर। पक्का समझ गए, दोनों बात समझ में आए बच्चों, ठीक हो गया, आए बच्चों, बहुत अच्छा। अब देखो बच्चों, आप लोग यहां पर 8 विशेष बातें वृत्त में सीख पाए, और एक छोटा सा और बात मैं बताऊंगा, इतना समझिए। चलो इसको हम शब्दों में पहले लिख लें। त्रिज्याखंड को भी हमने परिभाषित किया, आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन एक छोटी सी और बात है कि यदि कोई वृत्त है, यदि कोई क्या है बच्चों, वृत्त है, एक इसका केंद्र है, और एक ऐसी जीवा जो वृत्त के कहां से जाए, केंद्र से जाए, अर्थात व्यास, इसे हम जीवा भी कहेंगे, सबसे बड़ी जीवा, ऐसा जाए। अब बताओ बच्चों कि यहां से और यहां तक का चाप और यहां से यहां तक का चाप, ये दोनों चाप बराबर होंगे क्या, छोटे बड़े होंगे? कोशिश करो देख के, कोशिश करो देख के। वृत्त है, वृत्त का केंद्र, केंद्र से जाने वाली जीवा को अगर ऐसे मिलाएंगे तो क्या ये चाप और ये चाप बराबर होंगे कि छोटे बड़े होंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। तो ये दोनों चाप क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, दोनों चाप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब दो चाप और व्यास के द्वारा जो भाग, घिरा हुआ भाग होता है, वो दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये दोनों बराबर क्या होंगे, वृत्तखंड। इनको हम क्या बोलेंगे, बराबर वृत्तखंड। इनको क्या बोलेंगे बच्चों, बराबर वृत्तखंड। बराबर वृत्तखंड कब बनेंगे, कि जब जीवा क्या बन जाए, व्यास बन जाए, जीवा क्या हो जाए, व्यास हो जाए, तो इनको हम कब बोलेंगे, बराबर वृत्तखंड। कैसे हैं, बराबर वृत्तखंड, बराबर वृत्तखंड। क्लियर है। और इन बराबर वृत्तखंडों को हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी सर्कल बोलते हैं। क्लियर हो गया। ठीक हो गया। तो ये था बच्चों आज का वृत्त पर एक विशेष बात आपने सीखी कि वृत्त किसे कहते हैं, और वृत्त संबंधी कुछ विशेष बातें और कुछ विशेष परिभाषाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे भली भांति समझ पाए होंगे, और आने वाले समय में या आने वाले टॉपिक में ये सारी बातें मिलकर आपकी क्या करेंगे बच्चों, मदद करेंगे, और ये सभी बातें आपके लिए या आपके नॉलेज के लिए बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और इस पर मिलते हैं जो इसकी प्रश्नावली है या अभ्यास प्रश्न है, इसमें वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और अपना ख्याल रखें।